छत्तीसगढ़ में जब से सरकार बदली है तब से आपने एक बात अगर नोटिस की होगी तो ये है कि छत्तीसगढ़ में जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से माओवादी लगातार एक्टिव हो गए। रोज़ आपको एक न एक दिन छोड़कर या प्रतिदिन कोई ना कोई माओवादी घटना सुनाई देती होगी कि आज माओवादियों ने फलाने जगह आईडी बम ब्लास्ट कर दिया, आज फलाने जगह मुखबिरी का आरोप लगाकर उन्होंने हत्या कर दी, कभी अमदई घाटी के विरोध में उन्होंने 2 मजदूरों की हत्या कर दी, कभी सर्चिंग पर निकले जवानों के रास्ते में आईडी बम ब्लास्ट कर दिया। इस तरह की घटनाएं लगभग रोज़ ही हो रही हैं। और आपको ये भी याद होगा कि चुनाव से पहले एक बार फिर से बता रहा हूँ कि अमित शाह ने क्या बयान दिया था। अमित शाह ने बयान दिया था कि अगर उनकी सरकार बन जाएगी तो चुटकियों में छत्तीसगढ़ से माओवाद को समाप्त कर देंगे। छत्तीसगढ़ में सरकार बदल दो, यहाँ से भी चुटकी में चला जाए। तो लगातार हो रहे हमले और अमित शाह के बयान के बाद अब छत्तीसगढ़ के बस्तर में जहां सबसे ज़्यादा माओवाद प्रभावित इलाका है, उस इलाके में पुलिस अधिकारियों की एक बड़ी बैठक हुई है। इस बैठक में क्या निर्णय लिए गए हैं और इसके बाद आगे क्या हो सकता है, इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ जल्द ही पुलिस कोई बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करने की तैयारी में और इसके लिए रणनीतियाँ भी बनाई जा रही हैं। छत्तीसगढ़ के जो एडीजी नक्सल हैं विवेकानंद सिन्हा, उन्होंने बीते दिनों नारायणपुर में पुलिस के अधिकारियों की एक बड़ी बैठक ली और इस बैठक में उन्होंने अधिकारियों को ये निर्देश दिया कि पड़ोसी जिलों के जो पुलिस के अधिकारी हैं उनके साथ में अब संयुक्त रूप से नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च किया जाए। दरअसल नारायणपुर में जो ये हाई लेवल की बैठक हुई, इसमें यही वजह है कि बस्तर के बड़े बड़े अधिकारियों को भी पुलिस से बुलाया गया था, जिसमें बस्तर के आईजी सुंदरराज पी, कांकेर और नारायणपुर के एसपी, सीआरपीएफ के डीआईजी और आईटीबीपी और बीएसएफ के भी अधिकारी इसमें मौजूद थे। इस दौरान एडीजी विवेकानंद सिन्हा ने कहा कि आने वाले दिनों में जो दूरस्थ और जो अंदरूनी इलाके हैं, जो अति संवेदनशील इलाके हैं, उन इलाकों में तालमेल बढ़ाए जाएं और संयुक्त रूप से जो माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन है वो किए जाएं। और ऑपरेशन के दौरान जो पड़ोसी ज़िले हैं उसमें भी एक अच्छा कोऑर्डिनेशन हो और साथ ही साथ ये जो स्थिति आ जाती है कि कई बार ज़िले बदल जाते हैं या स्टेट बदल जाता है, जिसका फ़ायदा अधिकतर माओवादी उठाते रहते हैं, वो फ़ायदा माओवादियों को ना उठा पाए माओवादी। इसके साथ ही साथ वो सुकमा के बेदरे के इलाके भी गए। बेदरे आपको याद होगा, जहाँ बीते दिनों माओवादियों ने एक अटैक किया और एक सीआरपीएफ के जवान की हत्या कर दी। इस दौरान अटैक के दौरान जो जवान माओवादियों से मुठभेड़ किए, उनसे भी उन्होंने मुलाकात की। मुलाकात कर उनका हौसला अफजाई किया और साथ ही साथ आगे की रणनीतियों को लेकर भी उन्होंने बातचीत की, क्योंकि छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनने के बाद जिस तरह से नक्सली अब लगातार ज़्यादा ही एक्टिव हो गए और बस्तर के अलग अलग इलाकों में लगातार वारदात कर रहे हैं। हालांकि माओवादियों की तैयारी थी कि विधानसभा चुनाव में भी वो बड़ी किसी घटना को अंजाम दें, लेकिन उस तरह से सफल नहीं हो पाए। और आपको बताऊं कि अब तक लगभग 5 जगह पर उन्होंने आईडी बम ब्लास्ट करके 3 जवानों को शहीद कर दिया है, 9 जवान जख्मी हुए हैं और इसके साथ ही साथ एक भाजपा के नेता की हत्या चुनाव के बाद की। चुनाव के प्रचार के दौरान भी नारायणपुर में उन्होंने एक भाजपा नेता की हत्या की थी, लेकिन चुनाव के बाद भी एक भाजपा नेता की हत्या की, 2-3 सिविलियन भी मारे गए। वारदात कहाँ कहाँ पे किया? चुनाव परिणाम से ठीक अगर आपको याद हो तो 2 दिसंबर को उन्होंने दंतेवाड़ा जिले के बारसूर के इलाके में एक आईडी ब्लास्ट किया था, जिसमें सीआरपीएफ के 2 जवान जख्मी हुए थे। हालांकि जवानों को मामूली चोट आई थी और दोनों की स्थिति ठीक है। 11 दिसंबर को उन्होंने सुकमा जिले के सलातोंग में एक आईडी बम ब्लास्ट किया था, जिसमें 4 जवान घायल हो गए थे। इसमें से 2 जवानों को ज़्यादा चोट आ गई थी, जिन्हें रायपुर भी रिफ़र करना पड़ा था, और अन्य जो 2 घायल जवान हैं उनका इलाज सुकमा में ही चल रहा था। हालांकि उनकी स्थिति अभी ठीक है। 12 दिसंबर को सुकमा के फिर सलातोंग के इलाकों में, सलातोंग में बार बार इसलिए अटैक कर रहे हैं क्योंकि उस इलाके में माओवादियों के गढ़ में जो फोर्स है वो फिर से एक नए कैंप की स्थापना कर रही है। वहाँ उन्होंने फिर से एक आईडी बम प्लांट किया था, जिसके चपेट में जवान आकर घायल हो गया था। उसकी स्थिति भी अब खतरे से बाहर है। 13 दिसंबर को नारायणपुर जिले में फिर से अमदई घाटी जो है, जहाँ पर खदान है, वहाँ पर भी माओवादियों ने एक आईडी ब्लास्ट किया था और इस ब्लास्ट की चपेट में आने से एक जवान शहीद हो गया था और एक जवान घायल भी हो गया था। 14 दिसंबर को कांकेर जिले के ही परतापुर में आईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से बीएसएफ का एक जवान शहीद हो गया था। ये जवान जो बीएसएफ का शहीद हुआ था, उसकी स्थिति बहुत ही भयंकर थी, जिसे देखकर आपका भी दिल दहल जाएगा। 17 दिसंबर को सुकमा जिले के बेदरे में उन्होंने फिर जो अटैक किया, जिसमें फिर से एक एएसआई
जो शहीद हो गए थे। और इस तरह से लगातार माओवादी अलग अलग क्षेत्र में घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। घटनाओं को केवल अंजाम ही नहीं दे रहे, बल्कि उन्होंने अमदई खदान को लेकर लगातार PLGA सप्ताह के दौरान भी उन्होंने बैनर पोस्टर लगाए थे, जिस पर हमने पहले भी बताया मैंने कि हमने ग्राउंड रिपोर्ट किया था, जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि अगर अमदई खदान पर मजदूर भी आएंगे तो उन्हें भी, जिस तरह से 2 मजदूरों को माओवादियों ने अपने आईडी बम की चपेट में लेकर उनकी हत्या की थी, तो इस तरह की अगर मौतें मजदूरों की होती हैं तो उसकी जिम्मेदारी उनकी स्वयं की होगी, क्योंकि माओवादी लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि वो अपने आप को अमदई की खदानों से दूर रखें। सलातोंग की ओर में जिस तरह से अब जवान लगातार अंदरूनी इलाकों में बढ़ रहे हैं, उस इलाके में भी लगातार कवर करते हुए माओवादी वहाँ पर इतने सारे बम बनाए हैं, बम प्लांट कर रखा है उन्होंने, कि जब भी जवान उस इलाके में आगे बढ़ें तो वो लगातार उसकी चपेट में आए, उन्हें बड़ा नुकसान भी हो। आपको याद हो बीजापुर के ही इलाके में 21 सीरियल जो आईडी बम प्लांट किए गए थे, उसे भी जवानों ने निष्क्रिय किया था, बरामद किया था। इस तरह से लगातार फोर्स और नक्सलियों के बीच में ये अलग अलग पैंतरों से मुठभेड़ चल रही है। सलातोंग में बीते दिनों एक तस्वीर आई थी कि किस तरह से एक बहुत बड़े माओवादियों के स्मारक को पोकलेन की मदद से जवानों ने गिरा दिया था, और गिराने के बाद मतलब उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया था। जवानों का या सरकार की ये मंशा होती है या उनकी सोच होती है कि माओवादियों के जो बड़े स्मारक होते हैं अगर उन्हें गिरा देंगे तो साइकोलॉजिकल तरीके से माओवादियों पर एक अटैक होगा, उनके मानसिकता पर, उनकी विचारधारा पर अटैक होगा, उसे फैलने से रोका जाएगा। इसी वजह से वो इन बड़े बड़े स्मारकों को भी तोड़कर अपना एक तरीके से विजय, जवानों को ऐसा लगता है, उनका एक मनोबल भी बढ़ता है कि हमने माओवादियों के एक बड़े स्मारक को ढहा दिया है, तो हम कहीं ना कहीं उन पर ज़्यादा अटैकिंग मोड पर हैं। तो ये लगातार चल रहा है। ये एक बड़ी मीटिंग हुई, नारायणपुर के इलाके में मीटिंग हुई, और अधिकारियों ने बहुत ही गंभीरता से आने वाले समय में माओवादियों के खिलाफ होने वाले ऑपरेशन को लेकर रणनीतियाँ तैयार की गई। उन मुद्दों पर बात हुई जिन मुद्दों पर अधिकतर जो फोर्स है वो मात खाया करती थी। जैसे मैं आपको बताऊं कि जब भी रणनीतियाँ तैयार होती हैं, फोर्स के जो जवान हैं जब भी वो लापरवाही करते हैं तो माओवादी उस लापरवाही का इंतज़ार करते हैं, और इसी लापरवाही के इंतज़ार में वो काफ़ी लंबा समय बिता भी देते हैं, लेकिन वो पूरी एकाग्रता से जवानों के लापरवाही करने का इंतज़ार करते हैं। और जैसे ही चूक होती है जवानों की, माओवादी नहीं चूकते, वो लगातार उस पर अटैक करते हैं और बड़ा नुकसान पहुँचाते हैं। इसको लेकर 2-3 घटनाएँ भी हैं जहाँ पर मेरे जहन में बात आई भी थी कि जवान यहाँ पर लापरवाह हो रहे हैं, कहीं माओवादी कोई बड़ी घटना ना कर दे। अरनपुर की जो घटना जो बीते समय हुई थी, जिसमें 10 जवान शहीद हो गए थे, मैं आपको बताऊं वो जवान, उस घटना में भी कहीं ना कहीं जवानों की रणनीति में कुछ लापरवाहियां हैं। इसके साथ ही साथ आपको यदि याद हो सिलगेर के इलाके में तर्रे में भी जवानों ने एक लापरवाही की थी। वो फ़ोन पर बात करने के लिए जहाँ पर टावर आता है वहाँ बेपरवाह होकर उनका पूरा ध्यान फ़ोन पर रहता था। मैं सिलगेर जाते वक्त सोचता था कि किसी दिन ऐसा ना हो कि जवानों की इस लापरवाही का फ़ायदा माओवादी उठा लें, और एक दिन ऐसा आया ही कि जब जवान फ़ोन पर बात कर रहे थे और माओवादियों की स्मॉल एक्शन टीम झोले में हथियार लेकर आई और जवानों पर अटैक कर दिया था। उस दौरान भी 2 जवान लगभग वहाँ पर घायल हुए थे। तो यही वजह है कि माओवादी लगातार सक्रिय हैं, लगातार नज़र बनाए रखे हुए हैं कि जवान कब लापरवाही करें और कब उन्हें बड़ा नुकसान पहुँचाया जाए। इस जो बैठक हुई, उस बैठक पर रणनीतियों के साथ साथ जवानों के द्वारा की जा रही इस लापरवाही पर भी चर्चा हुई है कि कैसे जवानों को लापरवाही करने से रोका जाए जिसका फ़ायदा माओवादी ना उठा पाएँ। अब देखना होगा आने वाले समय में पुलिस अपनी नई रणनीति के तहत माओवादियों पर किस तरह से अटैकिंग मोड पर आती है, किस तरह से उन पर हमले तेज करती है, कितनी सफल हो पाती है। देखना ये भी होगा कि माओवादी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए किस तरह से जवानों से लड़ते हैं और कौन ज़्यादा सफल हो पाएगा। लेकिन देखना ये भी होगा कि इन दोनों की लड़ाई में कहीं आदिवासी तो नहीं पिस जाएं, आदिवासी कहीं मुखबिर या नक्सली सहयोगी के तौर पर बेवजह गोलियों के शिकार ना हों, बेवजह जेल ना भेजे जाएं या बेवजह उनकी हत्याएं ना की जाएं। ये भी आने वाला समय देखने लायक होगा, और मुझे लगा कि इस मुद्दे पे बातचीत होनी चाहिए। मीटिंग काफ़ी महत्वपूर्ण थी, इसकी जानकारी भी आपको दी जानी चाहिए, इसलिए इस वीडियो को तैयार किया गया है। अगर बातचीत गंभीर लगे कि ये सब तक पहुंचनी चाहिए, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।